चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा क्वेश्चन है आप बताओ, पूछो भाई। सर क्वेश्चन 14 है सर, उसमें सर इक्वेशन बना रहे हैं तो सर माइनस में आ रही है और उस आंसर प्लस में आ रहा है। यस सर। चलो देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की बात चल रही है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि फाइंड 31st टर्म। ठीक है, 31st टर्म ऑफ एपी। कौन सी एपी है भाई ये? हुज। अच्छा, ऐसी एपी का 31st टर्म निकालना है जिसका कुछ गिवन है। क्या गिवन है भाई? गिवन है कि 11th टर्म जो है वो हमारे पास 38 है, और हमारे पास सिक्स टर्म जो है वो 73 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक मिनट रुकना भाई जरा। सर आज की रिकॉर्डिंग हाँ, तो फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, 31st टर्म निकालना है एपी का जिसका 11 टर्म जो है वो 38 है और 6 टर्म जो है वो 73 है। ठीक है, तो यहाँ पे A6 की वैल्यू है, जैसे जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी अपने मन से अज्यूम नहीं करते हैं। 11 टर्म का मतलब है A11 जो है वो 38 है। ठीक है, और छठे टर्म का मतलब है से A6 जो है वो 73 है। तो ऑब्वियसली ये जो AP है, देखो यहाँ पे 73 लिखा है और आगे चल के 38 लिखा है, ऐसे कुछ। ठीक है, और ऐसे कुछ AP बनी होगी। तो ये टर्म बड़ा है, ये टर्म छोटा है, इससे घबराओ नहीं भाई। डी इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग एपी है। डी की वैल्यू जो है वो माइनस में कुछ आएगी, जो भी आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, उसके होने ना होने से भाई डी प्लस में हो डी माइनस में हो कुछ भी हो सकता है। डी डी में तो ना कोई बाउंडेशन है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये लिख सकते हैं A+10D। A11 को लिख सकते हैं A+10D। होपफुली ये सबको पता चल गया होगा। A6 को लिख सकते हैं A+5D इज इक्वल टू 73। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 सॉरी लीनियर इक्वेशन है जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, जो तुम्हारा मन करे वो लगा दो। तीनों में हमने कर दिया माइनस। ठीक है, साइन पलट दिया। प्लस का ए माइनस का ए यहाँ तो कट गया। 10 - 5 हो गया 5D, जो कि हमें देखता है 38 - 73 विच गिव्स अस 13 - 73 करके बताओ कितना है? माइनस का 35। 35। ठीक है, तो माइनस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, और यही लॉजिकली यहीं आना चाहिए था। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एपी लिखी है 10 8 6 4 2 ऐसे करके एपी लिखी हुई है, तो इसमें डी की वैल्यू -2 है ना। ये इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग एपी। ठीक है, ये एपी कैसी थी? इसके टर्म जो है डिक्रीज करना है। डिक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव है। तो कोई इशू नहीं है ऐसा कि डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या दुनिया पलट जाएगी भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डी की वैल्यू जो है वो कोई भी रियल नंबर, डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर का साइन कल बताया था, होपफुली सबको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो वीडियो डली हुई है, स्टार्टिंग का पार्ट देख लेना। और बाउंडेशन खाली फिर भी याद कर लो, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। बाउंडेशन खाली नेचुरल नंबर सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स पे होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो अपना अपना नोटेशन है। फिलहाल इसको कॉपी कर लो भाई। इतना है डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू निकल गई तो हम A31 की, हाँ डी की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकाल लेना। डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी डाल के, उसके बाद फिर A31 की वैल्यू निकाल लेना। नोट कर लो, करना है तो। और कौन सा क्वेश्चन भाई? हो चुका है सर। और कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 तो 15 बता दीजिए। 16 क्वेश्चन नंबर 16 हाँ कोई बात नहीं भाई, 16 बता 15 भी बता देंगे, 16 बता 15 देंगे। 16 दोनों। ठीक सर है, दोनों बता दी। सर सर हाँ बेटा। सर वो कॉल आ गई थी सर, तो सर वो भूल मतलब सर ये सुन नहीं पाए। फिर से एक बार मतलब -7 से फिर से बता दीजिए। चलो फिर से बता देते हैं भाई
किया क्या था हमने, A11 इज इक्वल टू 38 लिखा है, A6 इज इक्वल टू 73 लिखा है, तो दोनों की इक्वेशन सर में आ गई -7 से सर डी की वैल्यू। -7 से। -7 आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है भाई, डी की वैल्यू जो है नेगेटिव आ सकती है, डी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, डी में कोई फाउंडेशन नहीं है ऐसी, एन जो है वो नेचुरल नंबर होता है, डी जो होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है। तो डी जब आ गया, डी को इस इक्वेशन में डालोगे तो ए की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, ए की वैल्यू जब तुम्हें मिल गई तो हम क्या करेंगे भाई, फिर ए की वैल्यू मिल गई, उस ए और डी दोनों पता है, A31 की वैल्यू निकाल लेंगे, A31 की वैल्यू जो हो जाएगी वो A प्लस 30D हो जाएगी, ठीक, इतना सा काम है, ठीक है। ए की वैल्यू कहने का सिंपल सा मतलब ये है, समरी ये है कि डी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, उससे मत डरो, ठीक है, डिक्रीजिंग एपीआई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई, फाइंड 20 टर्म ऑफ एन एपी, 20वां टर्म निकालना है। अब ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, 20वां टर्म निकालना है ऑफ एपी, फाइंड करना है जब 7 टर्म, अच्छा इसमें इक्वेशन लिखी है, 7 टर्म is 24 less than the 11th term। 7th टर्म जो है वो 24 लेस देन 11 टर्म है, ये तो एंड फर्स्ट टर्म एक और चीज लिखी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 12 दिया है, तो ये तीन चीजें लिखी हुई है क्वेश्चन में, तो काम बड़ा आसान है भाई। फर्स्ट टर्म 12 दिया हुआ है, ये तो हमने कोने में ऐसे ही लिख दिया कि इसका मतलब क्या है भाई। सर हाँ बेटा, सर आंसर वो सॉल्व करने पे सर -102 आ रहा है, और सर आंसर 178 बताया था सर आपने, एक बार देख लीजिए सर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, यस सर वही कह रहे थे। जब वो तो बहुत बार सॉल्व करने का। हो सकता है आंसर में कुछ गलती, आंसर शीट चेक करी थी हमने, दी तो थी। ये सर चेक करी थी, 178 आ रहा है उसका। देखिए सर 178 आ रहा है। माइनस रख के सर तब नहीं आ रहा अब तक। चलो ठीक है, देख लेते हैं। यस सर। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में इज हमने ढूंढ लिया, इसका मतलब होता है इक्वल टू, ये तो बड़ी आसान सी इक्वेशन लिखी है। इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे LHS हो गए, तो A7 ठीक है इज 24 लेस देन RHS, तो यहीं से देखना स्टार्ट किया, A11 -24 कर दिया, ये हमने बना दी इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन अगर तुम गलत बनाओगे तो तुम्हारी दिक्कत होगी, नहीं अगर सही बनाओगे तो आंसर सही आएगा। क्या लिखा है, 7 टर्म इज 24 लेस देन 11 टर्म, मतलब A7 जो है इज इसका मतलब इक्वल टू A11 -24। इक्वेशन पढ़ पढ़ के हमने इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में बना दी। अब वैल्यू रख देते हैं, A7 का मतलब है A + 6D इज इक्वल टू, A11 का मतलब है A + 10D, ठीक है, -24 लिखा हुआ है, ऐसे लिख देते हैं। A की वैल्यू 12 दी हुई है, रख देते हैं फटाफट, A की वैल्यू 12 + 60 यहाँ से आ गया, इज इक्वल टू A की वैल्यू 12 + 10D -24 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन अगर तुम देखो तो खाली D जो है एक वेरिएबल बचा है, वो भी D। तो ज़रा देख लेते हैं, 12 + 60, चाहो तो ये 12 12 काट दो, नहीं चाहते हो तो मत काटना भाई। तो ये 12 और ये 12 जो है मिल के हो जाएगा -12, -24 +12 मतलब -12। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में दिक्कत मत करना। अब ये -12 जो है वो राइट LHS में जाएगा, ये 12 हो गया, -12 हो गया, +12, 6 को भी उधर भेज देते हैं, -60 + 10D, तो यहाँ से 12 + 12 24 होगा, काट मत देना गलती से। प्लस का 10 है, माइनस का प्लस का 10 है, माइनस का 6 है, तो ये हो जाएगा 4D विच गिव्स अस 6 फॉर द वैल्यू ऑफ D। D की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 हो गई। A की वैल्यू हमें पहले से पता थी 12, A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, तो हमें निकालना क्या था भाई, एक बार फिर देख लेते हैं। हमें निकालना था 20 टर्म, 20वां टर्म अगर हमें निकालना है, मतलब A20 अगर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा A + 19D विच गिव्स अस A की वैल्यू 12 + 19 इंटू D की वैल्यू 6 विच गिव्स अस 12 + 19 इंटू 6 हो जाएगा भाई कितना, कर लो मल्टीप्लाई इसको, हाँ 19 इंटू 6 जो हमारे पास 114 कितना 144 1 144, नो सर 114
114 126 144 आंसर आंसर 114 भाई 144 कौन बोल रहा है? सर 114 वही आ सर जाएगा। 114 बहुत बढ़िया भाई। तो ये हो जाएगा 126 126। ठीक है, जिसने भी आंसर बोला था सही बोला था। तो ये 126 आ रहा है आंसर। कुछ और आ रहा है क्या? नो सर यही। एक बार हम भी कंफर्म कर लेते हैं, आंसर शीट चेक कर लेते हैं। बाकी लोग मैं जूम आउट कर ले रहा हूँ, नोट कर लो। ये है, देख लो आराम से। डन। अच्छा, ये 13 क्वेश्चन बता दिया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यही वाला पूछना था या 15 वाला पूछना था? तुम लोग कुछ बोला भी नहीं भाई। तो 15। चलो कोई बात नहीं, 13 वाला भी बता दिया। इसका आंसर 128 आ रहा है। 15 वाला आप बता देते हैं। इसको नोट कर लो, करना है सर नोट? हाँ बेटा। सर एक बार 14 देख लीजिए यस। सर सर एक पहले बार। हाँ 14 वाला देख देख लीजिए सर। 14 वाला भी देख लेते हैं। यार नोट तो नहीं करना है? कर नो लिया सर। सर। चलो वेरी गुड भाई। सर 14 में सर अगर माइनस ना रखे तो सर 178 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई? फाइंड द, बताना यही वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। फाइंड द 31st टर्म। सर ये आपने किया हुआ है सर ऊपर, बस सॉल्व ऊपर है कर सर लीजिए। ऊपर। अच्छा यही वाला पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ 31st यस टर्म। सर। यस सर। तो उसमें क्या पूछना है भाई? सॉल्व करके दिखाना सर है। इसमें सर जो इसको सर आगे सॉल्व डी की करेंगे, वैल्यू, आंसर नहीं है। यस सर। हाँ यस सर माइनस आंसर नहीं आ 7 रहा। रख रहे हैं तो नहीं आ रहा है, 7 रख रहे हैं तो आ यस रहा है। सर। यस सर। ठीक है, इसको हटा देते हैं भाई। चलो जाने दो। हाँ, इसके बाद हम करके दिखा देते हैं फिर, अगर ऐसा है तो डी की वैल्यू जो है -7 है। ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं भाई। A+10D जो है इज इक्वल टू 38 लिखा है। डी की वैल्यू अभी अभी -7 निकाली, तो ये -70 हो गया। कैलकुलेट कर लेना। तो ये जो है ए की वैल्यू हमें दे देगा 70 + 38 विच गिव्स अस 108। 32। 32 नहीं बेटा, प्लस होगा। माइनस का था तो ये यस इधर सर। जाए, यस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आज बच्चे कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। चलो भाई 40 ठीक है। अब क्या करना है भाई? उसके बाद काम करते हैं, पेज ही बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ए की वैल्यू आ गई 108, डी की वैल्यू है -7। ठीक है, इसको हम और हटा देते हैं, गायब। और ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 108, डी की वैल्यू जो है -7। और निकालना क्या था? A31 निकालना था ना। तो यस A31 सर। अगर हमें निकालना है तो A+30D हो जाएगा, विच गिव्स अस 108 -30 × 7। ठीक है, 108 माइनस ये कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, 210 में से 108 हटा दो तो ये हो जाएगा 2, और 102 हो जाएगा। माइनस का 1। हाँ बिल्कुल सही, माइनस सर का। डी की वैल्यू तो सर ये आंसर नहीं -7 आ है रहा, ना। 178 आ यस रही है आंसर। आंसर और सर अगर 170। सर आपने। -7 की जगह 7 को रखें तो आंसर सही आ यस रहा सर। यस सर। यस सर। है। सर पूछ रहे थे आपसे सर पहले। ये सर बहुत देर से कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन कल से। दिन से। सर आंसर गलत होगा सर। हाँ ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 14। सर 14। 14 सब मैं मिसप्रिंट टिक हो गया है। मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रीचेक कर लूंगा। वैसे अगर ऐसा है तो -7 तो नहीं आ सकता इसमें। कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है। पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस कभी नहीं आ सकता जब ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। जब छठा टर्म जो है A6 जो है वो 73 है, और 11 टर्म जो है वो उससे छोटा है। मतलब जैसे सीरीज में आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे सीरीज की वैल्यू घट रही है।
तो 110% जो डी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव ही होगी, प्लस का 7 तो कतई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो भले ही हमारा -7 सही नहीं आया हो, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, लेकिन हमारा आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए। +7 रख के अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है तो वो गलत है। और कितना बता रहे हो आंसर? 178। 78। यस सर। अच्छा, नहीं तो ये गलत आंसर है फिर, अगर ऐसा है तो। हाँ 178 लिखा है, तो 178 नहीं आ सकता इसमें। और हाँ 178 तो वैसे भी किसी कीमत में नहीं आ सकता है, तो -178 लिखा हो तब भी कुछ बात होती है कि हमारा आंसर गलत होता, मिसप्रिंट है उसमें। ठीक है, जब पहला नंबर, छठवां नंबर जो है वो 63 है, 11वां नंबर सॉरी, छठवां नंबर जो है 73 है, 11वां नंबर 38 है, तो ऑब्वियसली जो एपी की वैल्यू वो 0 की तरफ बढ़ेगी ना। 12वां नंबर इससे कम होगा, 13वां नंबर इससे कम होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो 31 नंबर जो है वो पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है वो जो है पॉजिटिव आने के चांसेस 0 है। तो आंसर ये सही है। ठीक है, तुम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है वो सही है, बुक में मिसप्रिंट हो गया होगा, एक बार हम देख लेंगे। यस सर। ठीक है, चलो और सर बताओ। आपने सर उसमें सर डी की वैल्यू सर पॉजिटिव का 7 रखा है सर, -7 होगा वो तो। -7 ही रखा है यहाँ, देखो 7 था, माइनस यहाँ पे लगा दिया, 7 थोड़ा जल्दी कर दिया है। ये +30 और -7 लिखा लिखते हैं ना, माइनस हमने यहाँ बढ़ा दिया एक स्टेप में यहाँ। यस ठीक है, तभी तो आंसर -102 आ रहा है। ठीक है, तो अगर उस सर। समय, हाँ बेटा। सर सर ये वाला क्वेश्चन 15 में सर एक चीज पूछ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया भाई, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फाइंड द 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी। 5th टर्म और 7th टर्म निकालना है। ठीक है, 5वां और 7वां टर्म निकालना है। तो सम पूछा नहीं गया नहीं है सॉरी, सर 7th एंड 5th। सम, अच्छा सम दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन सबने पढ़ ही रखा है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। लिखा हुआ है कि सम है 5वां टर्म और 7वां टर्म दोनों को प्लस कर दोगे, इनके बीच का कोई टर्म प्लस नहीं 52। करना है। हाँ तो ये 52 है, पहले इक्वेशन तो यहीं से मिल गई। दूसरा क्या लिखा है भाई? 10th टर्म जो है, 10वां टर्म जो है वो 46 है। ठीक है, एपी फाइंड करनी है। एपी फाइंड करनी है मतलब ए और डी निकाल लो। ठीक है, उसके बाद इस एपी के कम से कम 3 टर्म जो है स्टार्टिंग के वो तो लिख ही देना। तो पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं भाई। पहली इक्वेशन में लिखा हुआ है a+4d हो गया, a5 जो है a+4d हो गया, a7 जो है a+6d हो गया, इज इक्वल टू 52। ठीक है, और a जो है दूसरी इक्वेशन, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, a+a जो हो गया 2a हो गया, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। 4d+6d जो है 10d हो गया, ये 52 हो गया। तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो a+5d इज इक्वल टू 26 हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, जो कि सॉरी इक्वेशन नंबर कौन सी माने इसको, फिर ये 2 हाँ 3 इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। 3। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a10 इज इक्वल टू जो है वो क्या है भाई, 46 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a+9d जो है वो 46 है। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। 4 और 3 को आपस में साथ में रखो और सॉल्व कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसमें भी भाई दिक्कत आ रही है कि आंसर नहीं आ रहा है। सर एक बार फिर से बता दीजिए, आपने लास्ट में क्या बोला? लास्ट में हमने ये बोला कि यस सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो तुमने ये निकाल लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी भाई? इक्वेशन 2 a10 जो था वो 53 था आई थिंक, 46। a10 जो है वो 46 है, तो a+9d जो है वो 46 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और इक्वेशन नंबर 4 और 3 को आपस में एक साथ रख दो, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा दो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो,
आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू निकाल लेना, डी की वैल्यू निकाल लेना, सॉल्व हो जाएगा बस। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? हाँ बेटा, A1 आ रहा है, D5 आ रहा है। बताओ उसमें क्या दिक्कत आ रही थी? कौन पूछ रहा था एक सवाल इसके बारे में? तो मैं पूछ रही थी हाँ, आप समझ में आ गया या तो पूरा सॉल्व कर? लास्ट में नहीं, ये सर आ गया सर, लास्ट में नहीं समझ में आ रहा था सब। ये जब स्टेटमेंट बोला गया था 10th टर्म इज 46, तो सर मेरा यहाँ तक सॉल्व हो गया था। फिर इसके बाद लास्ट में क्या करना है, 4 इक्वेशन बन रही थी, तो सर मैं भूल गई थी कि एलिमिनेशन मेथड भी करते हैं आगे, तो भूल गई थी ये। चलो कोई बात नहीं। कोई लड़का भी कुछ पूछ रहा था भाई इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कुछ पूछना है तो बताओ, सॉल्व करके बताएं। नो सर 16 पूछूं। हाँ शेष बताओ। सर एक चीज बता दी सर, एक क्वेश्चन है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7। एक सेकंड रुको, और सर इसमें ये बुक का क्वेश्चन है? सर मेरी सर ये बुक है, उसमें है सर ठीक है बताओ, 7 टर्म जो है वो क्या है? 1/9 1/9। ठीक है, 9 टर्म क्या है? सर 1/7। ठीक है, ये क्वेश्चन करा चुके मुझे याद आ रहा है। चलो आगे बताओ। सर और बस क्या? एक चीज बता दी है, बस 63rd टर्म निकालना है सर। एक चीज बता दी सर, इसमें जैसे 1/9 और 1/7 को अगर सर पॉइंट में करके सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा। नहीं नहीं, सही आएगा, आफत आ जाएगी यार, इतना जाम क्यों ले रहे हो? और सर एक चीज बता दी सर, जैसे इलिमिनेशन मेथड में अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से करते हैं, और या फिर अगर इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर, आंसर बदल जाते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, आंसर बिल्कुल नहीं बदलेगा। इंटरमीडिएट स्टेप जो है, बीच के स्टेप है, वो चेंज हो जाएंगे। तुम्हारा जैसे RHS में तुम्हारा 4 लिखा है, तो बगल वाले का -4 क्या पता लिखा हो या कुछ और लिखा हो, वो चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर तुम्हारा फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। यस सर सर, बस अगर इतना ही। इक्वेशन इधर उधर कर दो ना तो सर आंसर गलत आने लगता है सर। अगर जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में करा, थर्ड इक्वेशन थी, फोर्थ थी, तो सर उसको मैंने सॉल्व किया तो सर D=5, मतलब शायद करेक्ट आया है मेरा आंसर। तो सर कभी कभी गलत आने लगता है आंसर। अभी दिखा देते हैं भाई, तुम लोग को ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। एक A+5D = 26 लिखा है, और A+6D = 46 लिखा है। A+9D, हाँ यस सर 9D है। 9D जो है वो जो है 46 लिखा है। ये दोनों इक्वेशन है, पहले ऐसे ही सॉल्व करते हैं। माइनस ये कट गया, माइनस ए भी हो जाएगा, माइनस ए भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 9 माइनस का 4D = 26 माइनस 46, दैट गिव्स अस माइनस का 20 माइनस का 4D हो गया, तो डी की वैल्यू जो है तो माइनस माइनस कट D=5। गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो A+9D = 46, A+5D = 26, सॉल्व किया, नीचे वाला माइनस कर दिया, सारे साइन पर पलट दिए, ये हो गया 9 - 5D होता है 4D प्लस का, इस बार 46 ये लिखा है 46 - 26, तो ये प्लस का 20 हो गया 4D। इसमें माइनस काटने की जरूरत पड़ी, इसमें माइनस काटने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर उतना ही आया। और इस वैल्यू को रख के ऑब्वियसली अगर तुम किसी भी इक्वेशन पे जाओगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, तो ए की वैल्यू भी सेम ही आएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये कंफ्यूजन मत पालो कि इधर उधर करने से चेंज हो जाता है, अगर ऐसा होता तो आंसर गलत हो जाते फिर। ठीक, यस सर। कोई भी इक्वेशन हो, ये खाली एक एग्जांपल लेके बताया, तुम जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन 3 - 4 करोगे या इक्वेशन नंबर 4 - 3 करोगे, आंसर सेम आएगा, निश्चिंत रहो इस बात पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं भाई, या हो गया? तो सर हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। तो बाकी और क्या बताना था? हाँ इतना ही है। और बताओ भाई, और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 16, उससे पहले के सारे डाउट क्लियर हो गए ना? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो लिखा हुआ है, बताना ये वाला पूछ रहे हो कि नहीं। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 8th टर्म जो है वो 7 है, मतलब हम डायरेक्टली लिखते हैं A3 + A8 जो है, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 7 आएगा। ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म, 7वां टर्म और 11वां नहीं सॉरी 14 टर्म जो है, उनको सम कर दोगे तो आंसर आएगा -3। ठीक है,
तीसरा और आठवां टर्म जो है वो 7 देगा, और A7 और A14 प्लस कर दोगे तो वो माइनस का 3 देगा। तो 10th टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। सेम एपी है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिया, ठीक है। यहीं पे हम लाइन खींच लेते हैं, एक तरफ इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो A3 प्लस A8 जो है वो 7 दिया हुआ है, इसका मतलब A प्लस 2D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ पे A प्लस हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2D और 7D को प्लस करोगे तो ये 9D हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको हमने ऐसे ही इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। यही काम हम यहाँ पे भी कर देंगे। A7 प्लस A14 जो है वो माइनस का 3 है। जब भी क्वेश्चन में माइनस आए तो ये गलती मत करना, थोड़ा सा संभल के खेलना, ठीक है, संभल के काम करना भाई। गलतियाँ माइनस जब आता है तभी होती हैं। तो ये हो जाएगा A7 जो है A प्लस 6D हो जाएगा, A14 जो है A प्लस 13D हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो A प्लस A जो हो गया 2A हो गया, 6D और 13D को प्लस कर दिया तो ये 19D आ गया, इज इक्वल टू -3। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको भी हमने बॉक्स बना के चौथी इक्वेशन मान लिया। इसको इक्वेशन मान लिया, अब क्या करना है भाई, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से माइनस करो या 4 को 3 से माइनस करो, कोई फर्क पड़ता नहीं, हम करके भी दिखा देते हैं। 2A प्लस 19D इज इक्वल टू -9, नेगेटिव का याद रखना ढंग से, अंतर इज इक्वल टू ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन नहीं आता तो सीख लो, बहुत काम की चीज़ है, आगे चल के कोई दिक्कत होगी। -3 और -7 सही से करना। -3 और -7 का मतलब है दोनों होंगे प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 10, विच गिव्स अस D की वैल्यू जो है वो माइनस का -1। 1 हो जाएगी, ठीक है। -1 जो है किसी भी इक्वेशन में जाके रख दो, A की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। A और D मिल गया तो हमारे पास सुपर पावर आ गई भाई, हम इस AP के किसी भी इक्वेशन को या किसी भी चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे A10 पूछा है तो A प्लस 9D हो जाएगा, कोई और टर्म पूछता तो वो भी हम निकाल लेते हैं जब हमारे पास A और D गिवन है। समझ में आ गया? नोट करना, जूम आउट कर दे रहे हैं, नोट कर लो। यस सर। सर आ A गया। की वैल्यू 8 आ रही है। A की वैल्यू 8 आ सकती है, चेक करना पड़ेगा। -2 प्लस 19 या पहले वाले पे रखते हैं, -2 प्लस 9, 9D इज इक्वल टू 7, तो इधर गया +9, अरे सॉरी, 2A माइनस का हो गया +7 प्लस 9, 16/2, हाँ 8 आ रही है। A की वैल्यू 8 आ रही है, सॉल्व कर लेना। 8 माइनस 9, ये 1 हो, माइनस का 1 हो जाएगा। A10 की वैल्यू -1 हो जाएगी भाई, नोट कर लो नीचे का भी। आप आगे कौन सा क्वेश्चन बताना है? और जूम कर दीजिए सर, रिमोट कर दीजिए सर, जूम आउट कर दीजिए थोड़ा। क्या कर दिया? जूम आउट। जूम आउट। अच्छा जूम आउट कर दें, लो भाई, ये वाला नोट हो जाए तो बता देना। यस सर। सबका हो गया ना? यस सर। चलो सर थोड़ा नीचे कर दिए। ये लो। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछना है भाई? सर 18। नोट कर लिया? नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े?
यस सर। चलो भाई। हाँ, अब जो है कहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18। उससे पहले कोई पूछना तो बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बताते हैं फिर। विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी दी हुई है 3, 10, 17 और ऐसे करते करते इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 84 मोर देन 13th टर्म। ठीक है, तो ये अजीब सी कंडीशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? ये एपी आगे बढ़ाते चले जाओ, एक एन टर्म आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा एन टर्म होगा जिसकी वैल्यू ऐसी होगी? कैसी होगी भाई? 84 मोर देन 13 टर्म। मतलब हम ऐसा एन ढूंढ रहे हैं जिसकी वैल्यू 13 टर्म से 84 ज्यादा हो। ये तो बन गई हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन पे हमें पूरे क्वेश्चन में काम करना है। ये इक्वेशन अगर तुमने बना ली, देखो वर्डिंग कुछ ऐसी है कि विच टर्म ऑफ एन एपी दिस विल बी 84। तो यहीं पे स्ट्रक मत हो जाना, कहीं ऐसा मत समझ लेना कि ये जो 84 कौन सा टर्म है इस एपी का। अगर वैसे सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा, अगर आ भी जाएगा तो गलत आएगा। तो ऐसा मत करना। 84 कौन सा टर्म है ये नहीं पूछ रहे हैं लोग, ये पूछ रहे हैं कि 84 मोर देन 13 टर्म। 13वें टर्म में 84 प्लस कर देते हो तब जो नंबर आता है वो कौन सा टर्म है एपी का, ये पूछ रहे हैं। अगर इस चीज पे स्ट्रक कर रहे हो तुम तो मत करना। ठीक है, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं। अब ये मिस्टेक नहीं हो रही है तो देखते हैं भाई किस चीज पे डर लग रहा है। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, इसमें कुछ वैल्यू भी लिखी है हमारे पास। सबसे पहले हम एपी के कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं, एपी के पैरामीटर निकाल लेते हैं। एपी ये दी हुई है जिसमें ए की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी और डी की वैल्यू जो है हमारे पास वो हो जाएगी 7। ठीक है, इतना सबको निकालना आता ही होगा आई गेस। अब फॉर्मूला जो गिवन है उस फॉर्मूले हम डाल देते हैं वैल्यू। तो फॉर्मूला में दिया है ये वाला, एक बार फिर लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू A13 प्लस 84। निकालना क्या है भाई? इस ए एन वाले फॉर्मूले में से एन निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो चाहे इसको कंपोनेंट वाइज करो। कंपोनेंट वाइज का मतलब पहले ए एन निकाल लो। ए एन कैसे निकालोगे? A13 की वैल्यू पुट करोगे, 84 की वैल्यू पुट करोगे, 84 जो है उसको प्लस कर दोगे, ए एन आ जाएगा। या फिर एक बार में कर दो। ए एन की वैल्यू जो होती है A+n-1 D होता है, ये हमें पता है। A13 जो होता है A+12D होता है, ये भी हमें पता है। प्लस 84 लिखा हुआ है, इक्वेशन से पता है। तो ए और डी की वैल्यू डाल दी। ए की वैल्यू हो गई 3 और n-1 वैसे ही लिखा रहने दिया। डी की वैल्यू हो गई 7। ए की वैल्यू हो गई 3, 12 हो गया और डी की वैल्यू हो गई 7 प्लस 84। अब LHS में सब नंबर ही नंबर लिखे हैं, इनको सॉल्व करोगे। RHS में जो है ये n-1 यहीं पे छोड़ देना, बाकी सब उधर ले जाके सॉल्व कर देना। 3 3 तो ऐसे ही कट जाएगा, या वहां ले जाओ तब काट दो जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, और इसको गलत मत समझना। n-1 यहाँ लिखा है, 3 प्लस 12 इंटू 7 प्लस 84, और वो वाला जो 3 है यहाँ पे आया -3 बना, और -3 और +3 मिलके 0 बने। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ये प्लस हुआ है तब 0 हुआ है। तो -1 जो है 12 इंटू 7 -84 लिखा हुआ है, अपॉन 7 हो गया। तो इसका जो आंसर आए उसमें 1 प्लस कर देना, n की वैल्यू आ जाएगी। बताओ इसका आंसर। क्या पूछना था? यही पूछना था या कुछ और आंसर? इसका भी वही प्रॉब्लम है कि आंसर नहीं आ रहा है। आंसर आया किसी का? So 1, n equals to 1. n इक्वल टू 1 नहीं होगा बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? एक बार नहीं सर, तो नहीं, नहीं। 0.7 हाँ, सबको आवाज आ रही है मेरी? ही आ रही है n की वैल्यू। सबकी 1 आ रही है क्या?
एन की वैल्यू 1 आनी तो नहीं चाहिए यार। 34 मोर देन 80, नहीं एन की वैल्यू 1 तो नहीं आनी चाहिए। कुछ गलत कर दिया होगा फिर हमने, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो 12 7 84, 84 minus 84 सर 0.7 सर, क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छा होगा 7 and minus 7 equals to 0 सर यहाँ सर, तो 7 प्लस का है ना। ठीक ठीक ठीक, तो वही ये हो जाएगा, 1 आ प्लस का, जाएगी इनकी वैल्यू। ये प्लस का था, माफ करो यहाँ पे गलत नोट हो गया, ये प्लस का है। यस सर। दोबारा कर लो। इतना देख लिया करो यार, कभी कभी हो जाता है माइनस था ऊपर प्लस हो क्या आ रहा है। सिर्फ ये चीज ना देखा करो, पूरा स्टार्टिंग से देख लिया करो कि अच्छा ये हो रहा है ये हो रहा है, इतना आइडिया तो हो जाएगा सबको। यहाँ पे प्लस था, जल्दबाजी माइनस लिख दिया भाई। सर 25 आएगी। 25 आ रहा है। यस सर सर 25। n equals to 25। 25 आएगी, ओके। 25। तो 25 करेक्ट आंसर लग रहा है। तो n की वैल्यू 25 आएगी भाई। अब इसमें n की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। हम जूम आउट कर देते, तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत थी भाई, नोट नोट कर लिया? यस सर। नो सर, नो सर। हाँ कर लो आराम से कर लो। अब जिसको दिक्कत थी ये बताओ, इसमें क्या दिक्कत थी भाई? समझ में नहीं आ रहा था या फिर कैलकुलेशन नहीं हो रही थी? कैसे मुस्कान, तुमने पूछा था अगला क्वेश्चन? यस सर। क्या दिक्कत थी, कैलकुलेशन नहीं हो रही थी या समझ में नहीं आ रहा था? तो समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, तो कैलकुलेशन तो हो जाती, सर समझ में नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन कैसे होती। तब ठीक है। तो एक तो ये डाउट अपना क्लियर रखना, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी काफी सारे बच्चे तुम लोगों में ऐसा करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का मतलब बचपन में बिल्कुल रहा होगा कि टेबल याद कर लो पूरी पूरी अच्छे से, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई सब आना चाहिए। लेकिन अब मैथमेटिक्स का मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो जितना हो सके ये जैसे 1/9 वाला कोई कह रहा था बच्चा अभी, तो इसको डिवाइड करके आप लिख लो 0.333, नहीं कितना होगा, 0.11 होगा ये, 0.111। तो जब तक डिवाइड करने का बिल्कुल मतलब डिवाइड करने का अलावा कोई और चारा ना बचे, तब तक तुम डिवाइड या मल्टीप्लाई ये सब चीजें ना किया करो, ठीक है। हो सकता है कहीं पे कुछ कट जाए। अभी यहाँ पे आते ही अगर हमने प्लस कर दिया होता, ठीक है, तो फिर एक बार हम प्लस करते, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे प्लस कर दिया होता, सब मल्टीप्लाई कर दिया होता। फिर हम जब 3 को इधर लेके आते, फिर 3 को हम घटा रहे होते। इससे अच्छा जो काम हमें बाद में घटाना है वो हमने पहले काट दिया। तो पहले काटने वाले काम किया करो। मल्टीप्लाई वाले काम, अभी हमने देखो 12 into 7 लिखा है, 12 into 7 लिखा है, 12 into 7 यहाँ पे भी 12 into 7 लिखा है। उसके जब आखिरी में बिल्कुल कंपलसरी पड़ जाए कि हाँ अब कोई चारा नहीं बचा है, तब तुम डिवाइड कर दो या तब तुम मल्टीप्लाई कर दो। जितनी हैवी कैलकुलेशन वाला काम होता है, ठीक है, वो तुम कोशिश करो कि कम से कम मिनिमम बार करो। और अगर तुम हर स्टेप पे कैलकुलेशन करते चले जाओगे, तो वो तुम्हारा एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। यहाँ से इस स्टेप से स्टेप में पहुंचना आसान है, ठीक है। -3 और -3 को काटना भी आसान है, लेकिन 12 into 7 करना, अब 12 into 7 करना तो वैसे आसान है, 12 into 17 अगर कुछ करना होता तो तुम्हें एक मिनट करना पड़ता ना। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा डेलिब्रेट, थोड़ा पीछे करने की कोशिश करो कि हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाए। क्योंकि अब जो जितने भी अब जो है एक क्या बोलते हैं, एक फ्लो है ये मैथमेटिक्स का, कि मैथमेटिक्स जो है नंबर से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसमें अल्फ़ाबेट आते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे वैसे वैसे ये नंबर गायब होते चले जाएंगे और अल्फ़ाबेट ही टेक ओवर कर लेंगे। तो अल्फ़ाबेट का फ़ायदा ये है कि उनको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू जो है सबसे आखिरी में निकालो तुम, ठीक है, जब तक निकाल सकते हो। अब भाई जब सॉल्व करना तो सॉल्व करोगे ऑब्वियसली। हमने पूरी एक्सरसाइज में बहुत कम डिवाइड किया होगा एन की वैल्यू निकालने के लिए, बस एक बार किया था जब एन कौन सा 11.6 आ रहा था जब, ठीक है, तब हमने तुमसे कहा था कि इसकी वैल्यू पॉइंट में निकालो। नहीं तो अगर 12/7 आ रहा है तो उसको पॉइंट में निकालने की क्या ज़रूरत है, हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, तो उसको यहीं पे नेगलेक्ट कर दो। क्यों टाइम वेस्ट करना 12/7 करके मल्टीप्लाई करके, 12/6 लिखा होता है तुरंत आंसर आ जाता है, डिवाइड करना आता है हमें। तो ये एक ट्रिक है, इसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा फास्ट आएगा, ठीक है, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच सकता है। अब आगे बताओ कौन सा क्वेश्चन है। आगे कौन सा क्वेश्चन है भाई?
हो गए सारे क्वेश्चन, हो गए, किसी और कुछ नहीं पूछना है? मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। तो क्वेश्चन सारे हो गए, फिर कुछ नहीं पूछना है? सर क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24? इतना रुक रुक के क्यों बोल रहे हो भाई फिर? 24 23। 24 23 बता यस देते हैं सर पहले। 24। 23 लिखा है, सम ऑफ 3 नंबर इन एपी। 3 नंबर का सम जो है एपी का वो 30 है। मतलब चलो ऐसे लिख लेते हैं, A1 A2 A3, ये 3 नंबर मान लिए, ठीक है। 3 नंबर दिए हुए हैं तो उसको स्टार्टिंग के ही 3 नंबर मानो, कोई और दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। 11वां 12वां 13वां आने की कोई ज़रूरत नहीं है जब कुछ और नहीं लिखा है। तो पहला दूसरा तीसरा नंबर अगर हमने एपी का ले लिया तो उनका जो सम है वो 30 है। पहली बात तो यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। यस सर। अब रेशियो फर्स्ट टर्म टू थर्ड टर्म जो है वो 3/7 है, इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो है A1 है, ठीक है। थर्ड टर्म जो है A3 है। इनको डिवाइड कर देते हो या रेशियो ले लेते हो तो ये 3/7 है। तो ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं, पहली इक्वेशन से देखो। अब मैंने तुम्हें बताया था कि 3 नंबर एपी में है, तो इसको अगर ऐसे ही मान के चलोगे तब भी चलेगा। मतलब ए, दूसरा नंबर A+D मान लिया, तीसरा नंबर A+2D मान लिया, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एग्जैक्टली वहीं आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसको A-D पहले नंबर को, ए दूसरे नंबर को और A+D तीसरे नंबर को मान लोगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सोल्यूशन, हम लिख लेते हैं सही से। हम सबसे पहले लेट करेंगे कि पहला नंबर जो था वो A-D था, दूसरा नंबर जो था, या यहीं पे लिख लेते हैं, दूसरा नंबर जो था वो A था और तीसरा नंबर जो था वो A+D था। हमने ये लेट कर लिया। जब हमने ये लेट कर लिया तो हम इक्वेशन नंबर 1 जो ये है, इक्वेशन नंबर 2 जो ये है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हम तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि A-D पहला नंबर, दूसरा नंबर A है और तीसरा नंबर A+D है। तीसरा नंबर ये है, तो इसको अगर तुम प्लस करोगे तो आंसर हमारे पास आएगा 30। ठीक है, तो ये देखो, प्लस का डी और माइनस का डी कट गया। अगर दूसरा एजम्पशन लिया होता तो ऐसा नहीं हो रहा था, सॉल्व करना पड़ता, यहाँ पे अपने आप ही कट गया। तो a+a+a जो है वो 3a = 30 हो गया, विच गिव्स अस a = 10। आसान सा आंसर। सेकंड इक्वेशन को लेके चलते हैं। ये हो जाएगी भाई, पहला टर्म A-D है, आखिरी टर्म A+D है, = 3/7 हो गया। तो इसमें चाहो तो ए और ए की वैल्यू पुट करके डी को सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। ए और ए की वैल्यू रख के डी को सॉल्व कर लो, या फिर तुम्हें पता है इसको पहले इन्वर्ट एंडो लगा दो, A+D A-D = 7/3 बाय इन्वर्ट एंडो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर में पहुंच गए, ठीक है। इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी से क्या किया, सिंपली इन्वर्ट कर दिया। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, बाय C&D करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, A/D यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे 7+3 और नीचे 7-3। अगर ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर दो, ठीक है। ये वाला तरीका नहीं आता है, कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से हम करके बता रहे हैं A/D = 10/4 हो जाएगा, विच गिव्स अस, डी की जगह हमने 10 रख दिया, 10/D = 10/4, विच गिव्स, ये कट ही जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या इन्वर्ट करो, डी की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी इसको सॉल्व करके। तो ये है भाई हमारे पास, इसको नोट कर लो भाई।
नोट कर लिया? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 भी बता देते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है? सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी, 3 नंबर जो है, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर लिखा है, तो मतलब A1 A2 A3 जो है उनको अगर हम सम करते हैं तो 33 आता है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29। इसको थोड़ा सही से पहले लिख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ PRD, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अगर, तो ये एक्सीड करता है, एक्सीड्स द सेकेंड नंबर, या सेकेंड टर्म लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। सेकेंड टर्म, एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29। ठीक है, तो उस दिन भी बताया था ये थोड़ी सी अजीब सी है, इसमें इज और इज आर कुछ नहीं आ रहा है, तो चाहे इसको यहाँ से ब्रेक कर लो। उस दिन हमने यहाँ से ब्रेक करके दिखाया जब पहली बार कराया था, तुम यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मीनिंग समझ लो इसका क्या है, कि एक ये पूरा टर्म है और एक ये पूरा टर्म है और एक ये पूरा टर्म है। ठीक है, अगर हम बाई से ब्रेक करें इज इक्वल टू 29 लिख लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये जो टर्म आ रहा है, ये ए जो है वो एक्सीड कर रहा है, ए जो है एक्सीड कर रहा है बी से, मतलब कि ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, मतलब कि यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है ए माइनस बी। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब ए और बी की जगह उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू डाल देते हैं। ए का मतलब है, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, ए का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर जो है A1 है, थर्ड नंबर है A3। ये हो गया इस वाले टर्म की बात। और ये जो सेकेंड टर्म है, ठीक है, ये क्या लिखा है भाई, सेकेंड टर्म, ये जो है एक्सीड करता है सेकेंड टर्म से, कितने से एक्सीड करता है 29। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन अगर एक बार तुमने बना ली तो आगे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हर जगह इक्वेशन ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से तुम्हें देखो, अभी हम ऐसा तरीका बता रहे हैं, यहाँ से तोड़ो वहां से तोड़ो। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छे खासे क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये आसान तरीका, अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एलिमेंट्री तरीका है। उसके बाद तुम डायरेक्टली जाके इक्वेशन, हाँ इस इक्वेशन का ये मतलब है, मतलब ये इक्वेशन बन गई। चलो, अब A1 और A3 की वैल्यू अब हम डिसाइड कर लेते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 ये लिखी हुई है। अब हम क्या करते हैं भाई, वही काम करना है, लेट कर लेते हैं भाई। A1 को कर लेते हैं A-D, A2 कर लेते हैं A, और A3 कर लेते हैं A+D। ठीक है, तो अगर इनकी ये वैल्यू रख ली, सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 जो है वो 33 है इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो A1 जो है A-D है, ठीक है, A2 जो है A है, और ये A+D है, इज इक्वल टू 33। सॉल्व करोगे तो 3A इज इक्वल टू 33 विच गिव्स अस A इज इक्वल टू 11। पहला काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या पता है भाई, A1 और A3 को मल्टीप्लाई करोगे तो, और माइनस करोगे A2 से 29 आएगा। A1 क्या है, A-D, A3 क्या है, A+D। ठीक है, माइनस करना है, A2 की वैल्यू जो है वो A है, 29 हो जाएगा, तो ये A² माइनस D² माइनस A लिखा ही हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट लगाना चाहते हो लगा लो, नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। A की वैल्यू पुट कर दो 121, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, D² हो गया -11 इज इक्वल टू 29। सबको उधर ले जाओगे, D की वैल्यू 2 आ जाएंगी, +11 -121। तो कुछ अजीब सा आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये माइनस है, हाँ अब सही आएगा, ये D² है। तो इसको भी नोट कर लो भाई। और कौन सा क्वेश्चन भाई?
सर हाँ बेटा, सर ये जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे? मतलब जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से द फॉलोइंग आर द nth टर्म इन एपी। कौन सा क्वेश्चन पढ़ लो ये? सर 25 का 25 पढ़ रहे हैं सर, इसमें बस बता दिए सर, सॉल्व मत करिए, कर लेंगे वो सर, बस बता दिए। क्वेश्चन पूरा पूरा यार मेरी बुक में नहीं लिखा है ये, बताओ। सर जस्टिफाई वेदर it is true to say that the following are the nth term of an AP। और फॉलोइंग सर 2n-3 है सर, इसको सर जस्टिफाई करना है। अच्छा ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक ठीक ठीक, आखिरी क्वेश्चन है ये। जस्टिफाई वेदर इट्स ट्रू दैट फॉलोइंग आर एन टर्म ऑफ एन एपी। हाँ तो जस्टिफाई कैसे करेंगे भाई? जो फॉर्मूला लिखा है यहीं पे बता, ये नोट कर लिया? पहले बताओ, ये नोट कर लिया? यस सर। चलो भाई इसको हम आगे बढ़ाते हैं फिर। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 27 मेरे बुक में लिखा हुआ है, तो उसकी अगर बात कर रहे हो जस्टिफाई करना है। पहला पार्ट है 2n-1, मतलब इसमें से a1 निकाल लो, a2 निकाल लो, a3 निकाल लो। ये an का फॉर्मूला लिखा है स्पेसिफिकली, ठीक है। a1 a2 ये फॉर्मूला जो a1 a2 a3 देता है, उसकी वैल्यू निकाल के देख लो, ठीक है। उन वैल्यू में फिर ये 3 टर्म हो गए, ये एक्सरसाइज 1 की बात चली गई। देखो 1 निकालेंगे ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4-1 +1 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा टर्म निकाल लेना, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस d1 निकाल लेना, d2 निकाल लेना। अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है तो मतलब ये एपी है, ठीक है। एपी का स्पेशल चीज़ क्या होती है? उसमें कॉमन डिफरेंस डी होता है, ठीक है। सारे टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, यही होती वही उसी चीज़ को, उसी पैटर्न को हम एपी बोलते हैं। तो डी अगर सेम आ गया तो तुम पता चल जाएगा कि हाँ ये एपी को बिलोंग करता है। समझ में आई कहानी? यस सर। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा 3, 6 - 2 3। तो डी की वैल्यू यहाँ से भी 2 आ रही है, यहाँ से भी 2 आ रही है, मतलब ये एपी को बिलोंग करता है। वैसे ही पार्ट सेकंड भी कर लेना, n² + 1, इसमें भी देख लेना। ये कम पॉसिबिलिटी है इसका एपी होने का, लेकिन हो सकती है, बट चेक कर लेना उसको भी, ठीक यस है। सर, हो जाएगा। एक्सरसाइज समझ में आ गई सबको भाई? यस हाँ आरव बताओ। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अब तो क्लास भी खत्म हो गई, कोई बात नहीं। वीडियो देंगे भाई, 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी तुम्हें वीडियो, 1 घंटे थैंक यू में, सर। ठीक है। तो उसमें देख लेना। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। ठीक है। चलो और कोई पूछना है? बस क्लास ओवर कर देना अब। यस सर। यस सर, कर दीजिए सर। अब Yes, कल के sir. लिए एक्सरसाइज 9.3 sir. लगा लेना, ठीक है। और कल चलो कल 9.3 लगा के आना, तब बात करेंगे। Yes, sir. वेलकम बेटा। Thank you. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। चलो ठीक है भाई।